हेलो दोस्तों, आज अपन नीट 2018 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। मुझे आशा है कि आप भी हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंसियरली तरीके से लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आयरन एक्सहिबिट बीसीसी स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर अबाउ 900 डिग्री सेंटीग्रेड इज ट्रांसफॉर्म टू एफसीसी स्ट्रक्चर। ये बोल रहा है कि आयरन जो है आपके एक बीसीसी स्ट्रक्चर बना रहा है रूम टेम्परेचर के ऊपर। अब आगे बोला गया है कि 900 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ट्रांसफॉर्म टू एफसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे पूछा गया द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ आयरन एट रूम टेम्परेचर टू दैट 900 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, आगे दे रखा है अज्यूमिंग मोलर मास एंड एटॉमिक रेडियाई ऑफ आयरन रिमेन कांस्टेंट। ये दो चीजें कांस्टेंट दे रखी है, एक तो मोलर मास और एक रेडियस ऑफ आयरन कांस्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। स्पेस क्रिएट कर लेते हैं पहले। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि जो आयरन जो है वो एक बीसीसी स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक, अभी बीसीसी स्ट्रक्चर को अपन को एफसीसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है और क्वेश्चन में बोला ये गया है कि आपको डेंसिटी ऑफ बीसीसी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एफसीसी, ये इनका रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी बीसीसी की, तो डेंसिटी, सो आप यहां से कर लो, एक मिनट, डेंसिटी ऑफ बीसीसी के बारे में बात कर लेता हूं इधर, और डेंसिटी ऑफ एफसीसी के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो देखो जो डेंसिटी का निकालने का जो फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू क्या होता है, जेड इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू एन ए। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं जेड यहाँ पे रैंक ऑफ यूनिट सेल होती है, जो कि बीसीसी के लिए कितनी होती है, 2 होती है। ठीक, और ए की बात करें, ए एंड आर में रिलेशन होता है आपके, ए एंड आर में रिलेशन जो बीसीसी के लिए होता है 4r इज इक्वल टू √3a। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो तो 4r डिवाइडेड बाई √3 आ जाता है। तो ये आ गया अपने ए एंड आर में रिलेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब फिर अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे एफसीसी के बारे में, देखो एफसीसी का भी डेंसिटी का फॉर्मूला भी यही होगा, जेड इज इक्वल टू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू एन ए। एन ए क्या है यहाँ पे, एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो देखिए एफसीसी के लिए जेड होता है वो होता है 4, और ए एंड आर में जो रिलेशन होता है वो होता है यहाँ पे 4r इज इक्वल टू √2a। तो ए की जो वैल्यू यहाँ से आती है 4r डिवाइडेड बाई √2। तो ये आ गया अपने ए एंड आर में रिलेशन, किसके लिए, एफसीसी के लिए। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया, देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि मोलर मास जो है, मोलर मास ये रहा, मोलर मास एंड रेडियस ऑफ आयरन दोनों कांस्टेंट है। मीन्स आपके पास आर और कैपिटल एम दोनों कांस्टेंट मिलेंगे। ठीक, सो आगे बढ़ते हैं। देखो अब रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रेशियो क्या था अपना, डेंसिटी का मैं लगा देता हूँ, जेड इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू एन ए। ये तो किसके लिए है, अपने बीसीसी के लिए, डिवाइडेड बाई यही करना है एफसीसी के लिए, सॉरी यहाँ पे जेड आएगा, जेड इंटू एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू एन ए। ये किसके लिए आएगा, ये आएगा एफसीसी के लिए। ठीक है, तो अपन अपने वैल्यू कैलकुलेट कर ही लिए, आंसर डालो और क्वेश्चन में ये वैल्यू पुट करो, आंसर निकल के आ जाएगा। देखो तो बीसीसी के लिए बारे में बात कर लेते हैं। बीसीसी में देखो जेड की वैल्यू 2 थी। ठीक है, कैपिटल एम एज इट इज है, कॉन्स्टेंट रखेंगे इसको। ठीक है, और ए की जो वैल्यू है बीसीसी के लिए वो ये रही, इसको पुट कर दो, 4r डिवाइडेड बाई √3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक, इंटू एन ए है। ओके, तो ये तो हो गई बीसीसी के बारे में, और डिवाइडेड करना है अपन को एफसीसी। तो एफसीसी में जेड की वैल्यू कितनी होती है, 4 इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, देखो ये पुट कर दो, 4r डिवाइडेड बाई √2, इसका क्यूब हो जाएगा, और इंटू एन ए है। तो अब इसको आप काटा पीटी अगर करते हो तो फाइनल जो आंसर आएगा आपका काटा पीटी करने के बाद, देखो कैपिटल एम से कैपिटल एम गया,
Na से Na गया, ठीक है, और आप इसको सोल्व करोगे, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 4r क्यूब से 4r क्यूब ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब अपने पास जो बचता है वो कितना बच जाएगा, देखें 3√3 डिवाइडेड बाई 4√2, ये आंसर निकल के आ गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन है इनमें से, सो चल साइड में ले लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सही, देखिए ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, डेंसिटी द मेजर प्रोडक्ट P, Q एंड R इन द फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शंस। यानी अपन को एक तो P जो बन रहा है और यहाँ पे Q एंड R इनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो देखिए रिएक्शन बेंजीन, ये आपकी क्या है, बेंजीन, किसके साथ रिएक्शन कर रखी है, एन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है, एन किसको बोलते हैं, एन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रखी है, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3। अब देखिए जो एरो पे जो एनहाइड्रस AlCl3 जो है वो एक कार्बोकेटायन का जनरेशन करेगा यहाँ पे, क्योंकि ये लुईस एसिड होता है। ये क्या होता है, लुईस एसिड। ये लुईस एसिड क्या इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो Cl- ले लेगा, Cl- लेने के बाद में AlCl4- में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो अब यहाँ से ये Cl- निकलने के बाद में यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, तो मतलब ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन चुका है आपके पास, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है। अब ये 1 डिग्री कार्बन से रीअरेंजमेंट होकर 2 डिग्री कार्बोकेटायन भी बन सकता है, जो कि मोस्ट स्टेबल है इससे। तो इसको अगर 2 डिग्री कार्बोकेटायन में बना देता हूँ इसी में ही, ठीक है, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। तो बाकी इनको मिटा देता हूँ, ठीक है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। अब ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन देख Cl तो जा ही चुका है यहाँ से। अब ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन जो होता है इसको इलेक्ट्रोफाइल जो बन चुका है अपने पास, अब इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, करा दो, बेंजीन रिंग पे अटैक करा दो। इसके बाद में ये है बेंजीन रिंग, इसके ऊपर अटैक कर चुका है CH3 एंड CH3, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ठीक। अब आगे क्या बोल रहा है कि देखो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रखी है एंड वाटर का हाइड्रोलाइसिस कर रखा है हीट की वजह से। तो देखो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी यहाँ पे, ऑक्सीजन आपको पता है ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है। जैसे इसका ऊपर हीट आएगी और एक जो वाला जो बॉन्ड है ये होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे लाइट आएगी एक, इसकी वजह से इसके जो एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो देखिए ये ऑक्सीजन को मैं इन दोनों के बीच में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा नेक्स्ट प्रोडक्ट, बेंजीन रिंग C and CH3 and CH3 and O and O and H, ठीक है। अब उसके बाद में बोल रहा है कि सेकंड स्टेप पे इसका हाइड्रोलाइसिस करा रखा है अपन। अब हाइड्रोलाइसिस करा रखा है तो देखो क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से और एक ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। सो ये बनने के बाद में क्या बन जाएगा, देखो CH3C डबल बॉन्ड O एंड CH3, तो एक तो बन गया एसीटोन और एक ये जो OH इस पे ऐड हो जाएगा आगे, तो क्या बन जाएगा एक फिनॉल। तो आपका एक हो गया Q और एक हो गया R। अब चेक कर लो, देखो ऑप्शन, तो इसको जो फर्स्ट जो आ रहा है P, इसको बोलते हैं क्यूमीन, ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर तो कौन सी है, ये वाली फर्स्ट ऑप्शन में दिख रही होगी आपको, और क्यों फिनॉल दिख ही रहा है, इसमें एसीटोन नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। तो सेकंड ऑप्शन चेक कर लो, इसमें एसीटोन हो डायरेक्ट वहीं पहुंच जाओ, ये रहा, तो इसमें क्यूमीन है और इसमें फिनॉल भी है और एसीटोन भी है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, देखिए आगे। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है, फॉर द रेडॉक्स रिएक्शंस आपको MnO4 माइनस प्लस C2O4 माइनस 2 प्लस H प्लस मिलिए क्या बना रहा है Mn+2 एंड Cu2 प्लस H2O।
द करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट फॉर द बैलेंसिंग इक्वेशन, यानी अपन को इस रिएक्शंस को बैलेंस करना है। सो देखिए इसको बैलेंस कर लेते हैं, साइड में स्पेस ले लेते हैं, यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको दे रखा है यहाँ पे MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn2+ के अंदर, ठीक है। और तो आपको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, एक ये वाला पार्ट हो गया, एक हाफ पार्ट ये हो जाएगा जिसमें C2O4 -2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 के अंदर, ठीक है। तो आप फर्स्ट पार्ट ले लो और सॉल्व करो इसको, इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूं मैं, MnO4 माइनस से क्या बन रहा है अपने पास, Mn+2, ठीक। अब देखिए यहाँ पे Mn कितना है, 1 है, तो यहाँ पे भी 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हो उसके बाद में, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट है उसको आप बैलेंस करोगे। तो उससे पहले यहाँ पे Mn है, तो Mn 1 है, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। उसके बाद में ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4, ठीक है। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर के मॉलिक्यूल H2 ऐड करते हैं, 4 H2 ऐड कर देंगे। अब हाइड्रोजन हो चुके कितने यहाँ पे, 8, तो इधर आप क्या करोगे, 8 हाइड्रोजन लगा दोगे, ठीक है। उसके बाद में देखो Mn बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया, हाइड्रोजन बैलेंस कर लिया। अब चार्ज बैलेंस कर लो। चार्ज यहाँ पे कितना है, -1, और इधर कितना है, +8, तो टोटल चार्ज कितना है, +7। इधर चार्ज की मैं बात करूं तो यहाँ पे +2। तो देखिए चार्ज ज्यादा कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो जहाँ पे ज्यादा चार्ज है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जोड़ दो जिससे बैलेंस हो जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ, तो ओवरऑल जो बैलेंस बन जाएगा वो +2 आ जाएगा, ठीक है। सो इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकेंड इक्वेशन की मैं बात करूं तो सेकेंड में क्या हो रहा है, C2O4 -2 कन्वर्ट हो रहा है CO2 के अंदर। देखो यहाँ पे कार्बन कितने, 2, तो यहाँ पे मैं कार्बन 2 लगा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में ऑक्सीजन बैलेंस कर लो। देखो ऑक्सीजन कितने यहाँ पे, 4, और यहाँ पे भी कितने हैं, 4, ठीक है। उसके बाद में देखो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। उसके बाद में देखो हाइड्रोजन तो है नहीं, तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब चार्ज बैलेंस कर लो। यहाँ पे कितना है, -2, और इधर कितना है, चार्ज 0, तो यानी कि मुझे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है ताकि बैलेंस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -2 चार्ज हो जाएगा। ये बैलेंस हो चुका है। अब आगे बात कर रहा हूँ, देखो इस दोनों इक्वेशन को मुझे ऐड करनी है। अब तो ऐड करने पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जो इलेक्ट्रॉन्स जो आपने ऐड करे हैं वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देखिए इस इक्वेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन मैंने लेफ्ट हैंड की ओर ऐड करे और इधर राइट हैंड की तरफ ऐड हुए, ठीक है। इसको मैं अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूं और इस पूरी इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 10 इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएंगे और 10 इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएंगे, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। तो सॉल्व कर लो। देखिए इक्वेशन नंबर 2 ही कर लेता हूं पहले, तो ये वाली, इसको 5 से ऐड कर दो, 5 C2O4 -2, 5 × 2 10 CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ऐसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को जैसे मैंने इक्वेट करा था वैसे कर देता हूं। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे, 2 को, पूरी इक्वेशन को। तो 2MnO4 माइनस प्लस 16 हाइड्रोजन H+, ठीक है, प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स, कितना है यहाँ पे 2, सॉरी यहाँ पे लगा देता हूं मैं, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2Mn+2 एंड 8 H2O, ठीक है। अब इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो नेट सेल जो रिएक्शन आएगी वो बैलेंस हो जाएगी, ओके आएगी। अगर इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो ये 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे और इनको दोनों को आप ऐड कर दोगे तो एक बैलेंस रिएक्शन आ जाएगी। सो आपको पूछा गया क्या गया था यहाँ पे, रिएक्टेंट के कोफिशिएंट कितने हैं। देखो रिएक्टेंट के यहाँ पे C2O5 के 5 है और MnO4 के 2 है, और हाइड्रोजन की अगर बात करूँ H+ की तो वो 16 है। तो ये वाला रेशियो आप देख लो। तो ऑप्शन नंबर देखो C2O5
C2O4 माइनस 2 में कितना है 5, तो ये रहे 5। उसके बाद में देखिए MnO4 माइनस में कितना है 2, तो 2 एक ही ऑप्शन में, और H प्लस जो है 16, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपना, थर्ड राइट है आंसर। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो रहा है अपना 4। क्या बोल रहा है देखो, गिवन van der Waal कांस्टेंट फॉर NH3, H2 एंड O2 एंड CO2 आर रेस्पेक्टिवली, आपको ये डाटा दे रखा है। ठीक है, विच वन ऑफ फॉलोइंग गैस इज मोस्ट इजीली लिक्विडिफाइड, यानी आपको बोल रखा है कि एक van der Waal जो होता है, van der Waal कांस्टेंट, उसकी वैल्यू दे रखी है इनके लिए, अमोनिया के लिए, हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए एंड CO2 के लिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको वैल्यू दे रखी है और आपको ये बताना है कि कौन सी गैस आसानी से लिक्विडिफाई हो जाएगी। तो देखिए जो लिक्विडिफाई, जो आसानी से गैस होगी ना, उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। अगर किसी गैस को आप आसानी से लिक्विडिफाइड करना चाह रहे हो ना, तो उसकी जो van der Waal कांस्टेंट है ना, उनकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही उसको आसानी से लिक्विडिफाइड हो जाएगी। सो चेक कर लो, देखो सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी है 4.1, और 3.5, तो सबसे ज्यादा मुझे 4.1 लग रही है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा वैल्यू है, इसका मतलब ये अमोनिया जो है ये आसानी से लिक्विडिफाइड होगा। ठीक है, कंपेयर टू इनके, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 इन वाटर 2. ये यहाँ पे करेक्शन था, ये था यहाँ पे 4.2.42, ठीक है, इंटू 10⁻³ ग्राम लीटर इनवर्स एट 298 केल्विन पे। द वैल्यू ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP विल बी। ठीक है, गिव मोलर मास ऑफ BaSO4 इतना है। ठीक, आपको निकालना क्या है, देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है पहली बात तो कि आपके पास एक BaSO4 है। ये जो BaSO4 है ना, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल है। किसके अंदर, वाटर के अंदर, यानी कि 1 लीटर वाटर के अंदर, 1 लीटर वाटर के अंदर कितना घुला हुआ है, ये 2.42 इंटू 10⁻³ ग्राम, इतना ग्राम इसके अंदर घुला हुआ है। आगे पूछ रहा है आप उनसे यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो KSP होता है वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए पहली बात तो मैं यहाँ पे अगर इसकी सॉल्युबिलिटी निकालूं तो कितनी आ जाएगी, देखें तो जो मोलरिटी होती है ना, वही सॉल्युबिलिटी है यहाँ पे, मोलरिटी है जो, और मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट कितना है 2.4 इंटू 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास, वो कितना है 233, ठीक है, और डिवाइडेड बाई इसका लीटर में वॉल्यूम 1 लीटर में। ठीक, सो ये आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आंसर आएगा, ये 2 और 10 टू पावर इसको 1 से काट देंगे 1.014 इंटू 10⁻⁵, ये आंसर आएगा इसका। ठीक, अभी तो इसकी आ रही है मोलरिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी। अब अपन को KSP प्रोडक्ट निकालना है, KSP निकालना है मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। देखो सॉल्युबिलिटी को BaSO4 क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, और Ba+2 एंड SO4-2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो मानो कि सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी क्या आएगी S एंड S, तो KSP इसका क्या बनता है S²। ठीक है, तो S की वैल्यू मुझे पता ही ये है, तो कितनी है 1.04 इंटू 10⁻⁵, इसका स्क्वायर कर लेंगे अपन। सो आंसर जो बन के आ रहा है 1.08 इंटू 10⁻कितना बनेगा, ये -10। सो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, समथिंग। ठीक है, सो आपको इक्वेशन समझ में आ गया होगा शायद। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। ठीक है,
सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड कैन फ्रॉम ए ज्यूटर आयन। ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि एक ज्यूटर आयन बनाता है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ज्यूटर आयन जो होता है वो एक ऐसा आयन होता है जिसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दोनों चार्ज प्रेजेंस हो, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज होगा, उसको बोलते हैं अपन ज्यूटर आयन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बेसिकली ये जो ज्यूटर आयन कौन प्रदर्शन करते हैं? अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड्स प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अल्फा अमीनो जो होते हैं वो मोस्टली रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें ऑप्शन नंबर आपको देखो अल्फा अमीनो का ओनली एक ही करेक्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ग्लाइसिन। ठीक, सो मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ एक बार। देखो यहाँ पे होता कुछ यूँ है ज्यूटर आयन के अंदर, जो अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं इसकी मैं मान लो कि स्ट्रक्चर NH2 बॉन्ड CH लगा देता हूँ यहाँ पे एंड R एंड COOH। ठीक, ये होती है एमीन्स की स्ट्रक्चर बेसिकली। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो pH ग्रेटर देन होती है, ग्रेटर देन 7, और एक pH लेस देन 7, और एक आपकी हो सकती है pH इक्वल टू 7। तो देखो pH जो आपकी ग्रेटर देन 7 है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कौन सा मीडियम प्रेजेंट होगा? बेसिक। तो बेसिक में जो किसका आयन होगा यहाँ पे? बेसिक के अंदर एसिड का, तो एसिड कौन है यहाँ पे रिएक्ट करेगा, तो ये वाला बनेगा यहाँ पे CH2 बॉन्ड CH एंड बॉन्ड R एंड C डबल बॉन्ड O माइनस, यानी कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या होगा, देखिए इधर मीडियम कौन सा है? पहली बात तो एसिड, तो यहाँ पे जो पार्ट्स जो डोमिनेट होगा वो कौन होगा? बेस यहाँ पे एक तरीके से। तो इसका बेस वाला जो पार्ट कौन सा है? NH2, तो ये एक H प्लस आयन ले लेगा और NH+3 एंड C बॉन्ड H एंड बॉन्ड R एंड C डबल बॉन्ड O एंड OH। ठीक है, और अगर मैं बात करूं pH इक्वल टू 7 होगा, तब देखो दोनों वैल्यू सेम पे आएंगे, मतलब दोनों डोमिनेट हो गए, तो मतलब NH3 प्लस एंड बॉन्ड C बॉन्ड H एंड R C डबल बॉन्ड O माइनस, दोनों के ऊपर चार्ज रहेगा, तो ये आपका बन जाता है ज्यूटर आयन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ज्यूटर आयन। मैंने क्या बोला था, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, दोनों चार्ज है, इसका मतलब कौन सा है? ज्यूटर आयन शो कर रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। देखिए सो क्वेश्चन नंबर 7, द कंपाउंड C7H8 undergoes the following reactions, the product C, यानी कि C बताना है आपको क्या होगा। सॉरी, तो देखिए C7H8 आपके पास है क्या? C7H8 पहली बात तो बेंजीन रिंग एंड C, तो C6H5 तो ये हो जाता है, और उसके बाद में क्या बच रहा है? C एंड H3, तो आपके पास क्या है? टॉल्विन। ठीक है, तो ये टॉल्विन जो है, यहाँ पे टॉल्विन की रिएक्शन किसके साथ करा रखी है? Cl2 के साथ, यहाँ पे लगा देता है, इसकी Cl2 के साथ रिएक्शन हो रही है, किसकी प्रेजेंस में? हीट की प्रेजेंस में, यानी कि यहाँ पे FSR रिएक्शन शो होंगी, मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो होंगी। वो कौन देता है? एल्केन ही देता है। तो एल्केन के अंदर यहाँ पे FSR रिएक्शंस होंगी, एंड वो भी कितनी बार होगी? 3 बार। ठीक है, तो CCl3 बन जाएगा। अब आगे आपको बोल रहा है ये बन गया आपका प्रोडक्ट A। अब A प्रोडक्ट से मुझे B प्रोडक्ट बनाना है, तो एरो पे क्या दे रखा है? यहाँ पे एरो पे दे रखा है Br2 एंड Fe, मतलब यहाँ पे ब्रोमिनेशन हो रहा है। अब तो ब्रोमिनेशन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा? Br प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इस बेंजीन के ऊपर। अब वो डिपेंड करेगा ये वाला ग्रुप
कि इसको कहाँ पे अटैक करना है मुझे, ऑर्थो पे या मेटा पे या पैरा पे। देखिए इस वाले जो ये ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, CCl3 एंड ये मेटा ब्रोमिनेशन हो चुका है, ठीक। उसके बाद में ये प्रोडक्ट बन गया आपका B। देन आगे क्या बोला गया है, एरो पे ले लिया जिंक प्लस HCl। तो देखिए जब भी मेटल प्लस HCl आपको दिखे तो मतलब समझिएगा रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो रिड्यूस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl जो Cl के 3 जो एटम वो निकल जाएंगे और CH3 एंड बॉन्ड Br एज इट इज आ जाएगा। तो ये बन गया आपका C कंपाउंड। अब इसका नाम क्या होगा देखिए, 3 ब्रोमो, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो टॉल्विन, एम ब्रोमो टॉल्विन। तो एम ब्रोमो टॉल्विन कौन सा है, एम ब्रोमो टॉल्विन, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। सो अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, द कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम गिव B and with TCl5 give C and B and C react together give diethyl ether, ठीक है, diethyl ether and A B C are in the order, मतलब आप उनको A B C आइडेंटिफाई करना है। ये बोल रहा है कि पहले एक कंपाउंड है, ठीक है, उसको ट्रीट कराऊं मैं सोडियम के साथ तो मुझे बी प्रोडक्ट दे रहा है ना। तो और मैंने क्या करा है, एक दूसरी रिएक्शन करा रहा हूँ, उसको ए से मैं किसके साथ रिएक्शन, PCl5 के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ और मुझे एक सी प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद में क्या हो रहा है, ए बी सी दोनों रिएक्ट करके, बी एंड सी सॉरी, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना रही है आपका डाईइथाइल ईथर। देखिए क्या दे रही है आपको, डाईइथाइल ईथर। तो जो डाईइथाइल ईथर होता है वो CH3 एंड CH2 बॉन्ड O एंड CH2 एंड CH3 ये होता है। सो देखिए क्या होगा यहाँ पे, देखो ये कब बन सकता है, जब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एक तो CH3 बॉन्ड CH2 एंड Cl और एक था आपका CH3 एंड बॉन्ड CH2 एंड ONA, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज सोडियम पे। सो देखिए ये वाला कैसे बनेगा, मतलब एक क्या होगा, एक एल्कोहल होगा, इथाइल एल्कोहल। अब इस इथाइल एल्कोहल की मैं सोडियम के साथ अगर रिएक्शन कराता हूँ तो मुझे मिलता है CH3 बॉन्ड CH2 एंड ONA प्लस एंड ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, ठीक है। और C जो बनेगा, C क्या बन रहा है, अगर मैं इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ कराता हूँ तो AOH निकल जाता है और Cl आ जाता है, मतलब क्या बन जाएगा, CH3 बॉन्ड CH2 एंड बॉन्ड Cl। तो C प्रोडक्ट आपका कौन सा है, ये, एंड B प्रोडक्ट कौन सा है आपका, ये। सो देखिए ये तो है आपका B प्रोडक्ट, ठीक है, एंड ये आपका C प्रोडक्ट है। तो चेक कर लो, देखो ऑप्शन A B C। तो A जो है आपका इथाइल एल्कोहल, सो ये देखिए इथाइल एल्कोहल ये तीनों में से है, ठीक है। उसके बाद में है B, वो है आपका सोडियम वाला, तो ये हो गया सेकंड, एंड थर्ड जो है क्लोरीन वाला, ये हो गया C2H5Cl। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है, हाइड्रोकार्बन ए है, आपके पास एक हाइड्रोकार्बन ए है, रिएक्ट विथ ब्रोमीन बाय सब्स्टिट्यूशन टू फॉर्म ए एल्काइल ब्रोमाइड विच बाय Wurtz reactions is convert to gaseous hydrocarbon containing less than 4 carbon atom।
सो आपको बोला गया है कि एक आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है जो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है और एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है और एल्काइल ब्रोमाइड बनाता है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि ये जो एल्काइल ब्रोमाइड है ये वुड्स रिएक्शन करता है और एक गैसियस हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग बनाता है, और वो भी जो होता है वो एक लेस देन 4 कार्बन होगा। सो मैं आपको बता देता हूँ कि जो यहाँ पे जो वुड्स रिएक्शन है इसके अंदर सिमेट्रिकल एल्केनी बनते हैं। मीन्स या तो बनेगा आपके पास CH3 बॉन्ड CH2 मतलब इथाइल, या बन सकता है इसे अगर तीन ले लिए तो कितना हो जाएगा C2H2, अगर 2 ले लेता है तो C2H2 एंड CH2, यह बनता है आपके पास ब्यूटेन। तो देखिए लेस देन 4 होना चाहिए, तो लेस देन 4 तो इसी में है, तो मतलब मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ CH4 मैथेन। तो इसका मतलब ये जो ए जो कंपाउंड है यहाँ पे ए क्या रहा है यहाँ पे मैथेन CH4। अब इसकी रिएक्शन में ब्रोमिनेशन करा रहा हूँ Br2 के साथ, तो एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है और CH3 बॉन्ड Br ऐड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या हो रहा है यहाँ पे ये एल्काइल ब्रोमाइड ये रहा, ठीक है। अब एल्काइल ब्रोमाइड का मैं वुड्स रिएक्शन करा रहा हूँ, ठीक है। वुड्स रिएक्शन होती है सोडियम की प्रेजेंस में, नीचे लिख देता हूँ इसको CH3 एंड Br, इसकी मैं ड्राई ईथर रिएक्शन, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है सोडियम के साथ, ठीक है। ये हो जाता है कन्वर्ट CH3 बॉन्ड CH3, ठीक है। तो ये बन गया आपका लेस देन 4 कार्बन एटम वाली चेन बन गई हाइड्रोकार्बन चेन। तो आपको आइडेंटिफाई करना था ए हाइड्रोकार्बन है, तो वो क्या है CH4 मेथेन, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्पीसीज CN प्लस एंड CN माइनस एंड NO एंड CN, विच वन ऑफ दीज विल हैव हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। इनमें से अपन को बताना है कि कौन सा इनका बॉन्ड ऑर्डर जो हाई है। तो देखिए जब भी आप बॉन्ड ऑर्डर चेक करते हो तो आप सबसे पहले यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉन चेक कर लो। तो वो CN प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन 6 प्लस नाइट्रोजन 7 और एक जा चुका है, इसका मतलब कितने 6, तो टोटल कितने हैं यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन, तो इसके 12 इलेक्ट्रॉन है। और CN माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे देखो काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। 6 प्लस 6 7 7 14, ठीक है। उसके बाद में नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन ऑक्सीजन यानी कि 7 प्लस 8, 7 प्लस 8 कितना होता है 15, इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है। और CN के पास यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6 प्लस 7 कितना होता है 13, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको एक बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक वैसे तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, जो आपने MOT के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसमें से डिवाइडेड बाय आपको हाफ करना पड़ता है, ये तो था फॉर्मूला। लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ एक बार, ठीक है। यानी कि जब भी आपके पास एक इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन से जैसे आप मूव करते हो 14 इलेक्ट्रॉन तक, तो बॉन्ड ऑर्डर आपका इंक्रीज होता है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, ठीक है। और जैसे आप 14 से आप जाते हो 20 इलेक्ट्रॉन तक, तो फिर आपका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपको जैसे 14 मैक्सिमम कहाँ पे होगा 14 पे, तो देखिए 14 जो मैक्सिमम, तो ये हो गया CN माइनस, और आप जैसे जाओगे तो लो होने लग जाएगा, ठीक है। तो CN माइनस का जो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। देखते जाना कौन सा क्वेश्चन है, मुझे खैर हमसे पता नहीं है, याद भी नहीं है। तो देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर जो 11 है क्या बोल रहा है, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ एन एलिमेंट जो कि X है टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड, एक आयनिक कंपाउंड देता है इफ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ X इज 1s2 2s2 एंड 2p3,
द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, यानी कि मैग्नीशियम है Mg, तो आपको तो पता ही है Mg किसके फॉर्म में रहता है, Mg+2, ठीक है। और बात को आगे करूँ, एक एलिमेंट है वो है X, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे दे रखा है 1s2 2s2 एंड 2p3, तो ये किसका होता है आपको पता है, नाइट्रोजन का होता है। और नाइट्रोजन किस फॉर्म में मिलता है जनरली, N-3 के अंदर, ठीक है। तो इसका जो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे दोनों के, तो Mg3 एंड N2 ये आपको कंपाउंड मिल जाएगा। तो N की जगह यहाँ पे आप X लगा लीजिएगा, क्योंकि एलिमेंट क्या मान के चल रहे हैं यहाँ पे X, तो हो जाएगा Mg3x2। सो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, Mg3x2, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करता हूँ आगे। क्वेश्चन नंबर 12। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन अपन डबल कर देते हैं फॉर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, ठीक है। तो इनकी हाफ लाइफ क्या होगी उसकी, देखो मैं जीरो ऑर्डर की बात करूँ आपसे, तो इनिशियल कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, डबल कर रहे हो, तो उस पर हाफ लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो हाफ लाइफ टी हाफ का फॉर्मूला जो इसका होता था ए क्या है यहाँ पे, इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई 2 एंड के, ये होता था आपका हाफ लाइफ का फॉर्मूला, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि मैंने यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, तो मीन्स क्या हो गया, टी हाफ कितना हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाई 2k। तो मतलब क्या हो गया यहाँ पे टी हाफ, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन आप डबल कर दे तो आपकी हाफ लाइफ भी डबल हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। द बॉन्ड ऑर्डर dissociation energies of x2 and y2 and xy are in the ratio of 1:1.5:1. Delta H for the formation of xy is minus 200 किलोजूल पर मोल, ठीक है। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ x2 विल बी, यानी कि आपके पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का रेशियो दे रखा है और आपको दे रखा है कि जो फॉर्मेशन जो है एक्स वाई का जो फॉर्मेशन एनर्जी है वो भी आपको दे रखी है, और आपको x2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको निकालनी है। सो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, देखो सो फॉर्मेशन निकालना है किसका, फॉर्मेशन एक्स वाई का फॉर्मेशन। अगर एक्स वाई का फॉर्मेशन करता हूँ तो x2 + y2, ठीक है। तो ये बन गया, इसको मैं हाफ कर देता हूँ, इसको हाफ कर देता हूँ। तो इसके लिए जो एनर्जी जो दे रखी है डेल्टा एच वो है माइनस 200 किलोजूल पर मोल, ठीक है। आगे बात करूं, देखो मैं यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन की बात कर रखी है, मतलब यहाँ पे जो होता है डेल्टा एच रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच प्रोडक्ट आपको करना पड़ेगा, देन आ जाएगी डेल्टा एच रिएक्शंस जो कि आपके पास गिवन है, ठीक है। तो डेल्टा एच आर मतलब रिएक्टेंट के लिए कितना होगी, x2 x बॉन्ड x डिवाइडेड बाई हाफ, ठीक है, प्लस y बॉन्ड y, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन हाफ है, तो ये तो होगी रिएक्टेंट के लिए, माइनस प्रोडक्ट क्या है x माइनस वाई नहीं है, बॉन्ड है ये, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये तो हाफ है ही नहीं, ठीक है। इजिकल्स टू कितना दे रखा है अपन को 200 किलोजूल पर मोल, ठीक। तो आपको बॉन्ड डिसोसिएशन का रेशियो दे रखा है, सो ये जो रेशियो है मान लो इस रेशियो को आप a से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा a, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन a हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी 1.5a और इसकी हो जाएगी आपके पास a, ठीक है। सो वैल्यू पुट कर दो, देखो x2 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, x बॉन्ड x की तो कितनी है a, तो a/2 प्लस y के लिए y2 की कितनी है
0.5, तो इसको मैं 1/2 में लिख रहा हूँ, तो 1/2 तो 4 हो जाएगी, ठीक है। ए ये तो हो गई रिएक्टेंट के लिए, माइनस प्रोडक्ट के लिए, तो एक्स वाई के लिए कितनी, ए इजिकल्स टू माइनस 200 किलो जूल, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 3/4 ए माइनस ए इजिकल्स टू माइनस 200। तो ए की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, देखो ए की जो वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ से, तो ये माइनस A/4 माइनस 200 किलो जूल पर मोल चल रहा है, ठीक है। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और अब ये जो ए की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो कितना हो जाएगी, 800 किलो जूल पर मोल। और ए जो है यहाँ पे ये बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी है किसकी, X2 की। सो ऑप्शन नंबर जो आपका 800 किलो जूल पर मोल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो मुझे पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन लगा देता हूँ, अब देखते चलिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द करेक्शन फैक्टर ए टू द आइडियल गैस इक्वेशन कोरेस्पॉन्ड टू, यानी कि आपका जो ये जो वैन डर वाल कांस्टेंट जो होता था आइडियल गैस के लिए, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ए जो होता ना, मैंने आपको एक क्वेश्चन और आया था अभी जो वैन डर वाल कांस्टेंट से रिलेटेड था, उसकी वैल्यू गिवन थी अभी ऊपर, ठीक है। तो मैंने बताया था कि इसकी वैन डर वाल की जितनी ज्यादा वैल्यूज होंगी उतने ज्यादा आसानी से लिक्विडिफाइड हो जाएगा। तो यानी कि जो ए जो होता है ना, ये लिक्विडिफाइड कब होता है, जब उनके मॉलिक्यूल्स जो होता है उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स जितना ज्यादा होगा तो आसानी से लिक्विडिफाइड हो जाएगा। तो ए बेसिकली इसके मॉलिक्यूल के अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए आप सेकंड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल्स, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं। देखिए ये क्वेश्चन काफी बड़ा है, एक मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। हाँ, सो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉलोइंग सॉल्यूशन वेयर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ NaOH एंड HCl ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशंस, यानी कि आपके पास डिफरेंस कंसंट्रेशन दे रखी है एंड और आपके पास डिफरेंट कंसंट्रेशन है और डिफरेंट वॉल्यूम है। इन दोनों को आप जैसे मिक्स कर दो, मिक्स करने के बाद में आपको pH ऑफ विल वन ऑफ देन विल बी इक्वल्स टू 1 आनी चाहिए, यानी कि जो भी सॉल्यूशन आप जो बनाओगे उसकी pH 1 होनी चाहिए। ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है इसके अंदर से, तो आपको करेक्ट करना है ए है, बी है या सी है या डी है। चलिए देखते हैं, मैं आपको डायरेक्ट सी करेक्ट ऑप्शन है तो इसको एक बार आपको चेक कराता हूँ, उसकी pH 1 होगी, बाकी करेक्ट नहीं होगी, जब बाकी की सबकी pH 1 नहीं आएगी। सो देखिए कैसे मैंने कैलकुलेट करा, वैसे आपको देख के आइडिया लग जाएगा, ठीक है। सो देखिए N1 V1 माइनस N2 V2 डिवाइडेड बाई NV। सो ये आपको पता है कि एक तो ये है यहाँ पे एसिड और एक है यहाँ पे बेस, ठीक है। तो आप एसिड में से बेस अगर निकाल दोगे जितने मोल आएंगे वो बच जाएंगे। तो मिक्सिंग का वाला फॉर्मूला ये होता है। तो N1 यहाँ पे क्या है, मतलब कंसंट्रेशन, तो N1 जो है यहाँ पे कितनी है, यानी कि 1/5 मोलर, ठीक है। यहाँ पे M में मोलरिटी दे रखी है और अगर मोलरिटी का नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करोगे तो भी इतनी आएगी, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो है वैलेंसी फैक्टर 1 आता है। सो 1/2 इंटू V1 वॉल्यूम कितना है 75 ml, तो 75 ml ले लेके चल रहा हूँ मैं यहाँ पे ताकि मुझे आगे आसानी हो। इससे मैं वॉल्यूम जितना भी होगा सब ml में लूंगा, 75 ml, ठीक है, माइनस N2, तो N2 कितना है 1/5, वही 1/5 इंटू वॉल्यूम कितना है 25 ml, ठीक है,
इजिकल्स टू, अब देखिए मुझे एन तो कैलकुलेट करना ही है, कैपिटल एन, और वॉल्यूम देखो इनका ऐड करोगे आप 75 ml एंड 25 ml, कितना हो गया 100 ml। ठीक है, तो ml से ml कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, इसलिए लीटर में भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा। सो इसको आप सॉल्व करो, 5 से ये कितने बार गया 1 एंड 3, 1 एंड 25, 15 बार गया, माइनस ये कितने बार गया 5, इसको 5 कैंसिल आउट कर दो तो कितना आ गया n बाई 100, n इंटू 100 तो है ही, तो ये 10 इजिकल्स टू n बाई 100, तो n की वैल्यू जो निकल के आ रही है यहाँ से वो गे 10 टू पावर माइनस 1। ठीक है, तो ये n आ चुका है। अब ये देखो n आ चुका है मतलब कि H प्लस कंसंट्रेशन आ चुकी है आपके पास। तो जो pH निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस log बेस 10 एंड H प्लस कंसंट्रेशन। ठीक है, और H प्लस कंसंट्रेशन आपको पता है आपके पास क्या है 10 टू पावर माइनस 1। इसको जैसे आप सॉल्व करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपकी जो pH आ जाएगी वो pH 1 आ जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी। अगर ऐसे आप हर एक को अगर आप ऐसे सोल्व करोगे तो आपकी pH सेम एक नहीं आएगी, इससे अलग ही आएगी। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, सो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वन विच ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज द कोएगुलेशन पावर ऑफ आयन डिपेंड्स, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी ऐसी कोएगुलेशन पावर जो इनके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो कोएगुलेशन पावर जो होती है बेसिकली ये एक तो मैग्नेट, इस पे जो कितना मैग्नीट्यूड है कोई से भी चार्ज के ऊपर, यानी कि जो भी आयंस होता है, आयन जो भी होगा आपके पास उसके ऊपर कितना तो चार्ज होगा, तो यानी कि मैग्नीट्यूड, पहली बात तो मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगी एंड इसके ऊपर चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगी। चार्ज मान लो कि आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है, तो चार्ज पे दोनों पे डिपेंड करती है, साइन पे प्लस मैग्नीट्यूड पे। सो ऑप्शन चेक कर लो, बोथ मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज ऑन आयंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस विल फेवरेबल मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इन द रिएक्शंस, यानी कि ऐसा कौन सी, इसके अंदर ऐसी कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए ताकि ये प्रोडक्ट जो है X2 की फॉर्मेशन सबसे ज्यादा हो। ठीक है, तो आपको दे रखा है यहाँ पे डेल्टा H रिएक्शंस के लिए दे रखा है माइनस x किलो जूल, यानी कि माइनस में आ रही है, इसका मतलब कि क्या, कौन सा प्रोसेस है, यहाँ पे हीट निकल रही है यहाँ पे, तो मतलब एक्सोथर्मिक, कौन सा प्रोसेस है यहाँ पे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए क्या होना चाहिए, टेम्परेचर मिनिमम लो होना चाहिए। ठीक है, इसकी फेवरेबल कंडीशन के लिए, ताकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़े, प्रोडक्ट की मात्रा बढ़े, प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़े। तो देखिए हाँ ठीक है, टेम्परेचर लो होना चाहिए। सेकंड बात है प्रेशर, इसमें दो ऑप्शन दे रखे, टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर की जैसे मैं बात करूं तो मुझे अगर प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए तो यहाँ पे देखिए गैसियस मोल चेक करूंगा मैं, यहाँ पे गैसियस मोल 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, तो ओवरऑल देखते हैं कि गैसियस मोल 2 है और इधर प्रोडक्ट की बात करूँ तो 1 मोल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ तो अगर प्रेशर जब मैं इसे बढ़ाता हूँ तो वो जो रिएक्शन शिफ्ट होती है लो गैसियस मोल की तरफ, गैसियस मोल की तरफ शिफ्ट होती है। ठीक है, तो लो गैसियस मोल किस तरफ है, प्रोडक्ट की तरफ है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर हाई होना चाहिए और टेम्परेचर लो होना चाहिए, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन है चेक कर लीजिए, लो तो होना चाहिए टेम्परेचर एंड प्रेशर होना चाहिए हाई, इसमें तो लो है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो ऑप्शन नंबर 4। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं।
सो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इज स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम आल्सो गिव मेटा नाइट्रोएलेनिन बिकॉज, यानी कि क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि ये जैसे आप एनिलीन क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं एनिलीन, ठीक है। और इसका जैसे आप नाइट्रेशन करते हो वो भी स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में, मतलब एंड नाइट्रेशन जब करते हो HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हो किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो इसके जब रिएक्शन कराते हो तो आपके पास जो प्रोडक्ट जो बनता है NH2 जो आता है वो कहाँ पे, मेटा स्थिति पे ज़्यादा आता है, मेटा पोजिशन पे ज़्यादा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेटा वाला प्रोडक्ट क्यों बनता है ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम क्या करेगा, H+ आयन देगा, ठीक है। अभी H+ क्या करेगा, आपको पता है एनिलीन के पास NH2 ग्रुप ऊपर होता है, ये H+ ले लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये NH3+ के अंदर। तो यानी कि ये वाला जो NH2 जो एनिलीन था, एनिलीनियम आयन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। और एनिलियम आयन जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लिए कहाँ पे अटैक करना चाहिए, मेटा पोजीशन के ऊपर, तो इसलिए यहाँ पे ये आपको मेटा प्रोडक्ट देखने को मिलता है। सो आंसर नंबर आप चेक कर लो कौन सा है, एक मिनट। सो फर्स्ट से चेक कर लो, इन एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूशन नाइट्रोजन ग्रुप ऑलवेज एट नहीं, द एसिडिक स्ट्रॉन्ग मीडियम एनिलीन इज प्रेजेंट एज एनिलियम आयन, ठीक है। यानी कि स्ट्रॉन्ग मीडियम के अंदर जो एनिलीन जो है वो एनिलियम आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए मेटा पोजीशन के ऊपर नाइट्रो एनिलीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिफरेंट बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। तो डिफरेंट आपको निकालना है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन जो होता है ये स्टार्च के पार्ट होते हैं, स्टार्च, ठीक है। अब स्टार्च दो पार्टों में होता है क्या, एक तो एमाइलोज, एक एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोज जो होता है, एमाइलोज ये एक अनब्रांच होता है, अनब्रांच्ड होता है, ठीक है। और आगे इसकी बात करूं एमाइलोपेक्टिन की, तो एमाइलोपेक्टिन जो होता है वो ब्रांच फॉर्म में मिलता है अपन को, ब्रांच फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो देखिए अगर अनब्रांच के अंदर है तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये क्या है, ब्रांच भी, सॉरी ये अनब्रांच था इसलिए 1,4 तो मिलेगी, लेकिन ये ब्रांच है, ये 1,4 के साथ साथ आपको 1,6 अल्फा ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड भी मिलेगा, ठीक है। तो 1,4 के साथ मिलेगा आपको 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड तो मिलेगा ही मिलेगा, बट आपके पास 1,6 अल्फा ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड भी मिलेगा अमाइलोपेक्टिन के अंदर। सो ऑप्शन नंबर आप चेक कर लो, क्योंकि अमाइलोज के अंदर मिलेगा 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, तो चेक करो अमाइलोपेक्टिन के अंदर 1,4 अल्फा लिंक, ठीक है। 1,4 बीटा दे रखा है यहाँ पे क्योंकि अल्फा होता है दोनों में, तो अल्फा वाला चेक कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा जल्दी। ये रहा देखो, एमाइलोपेक्टिन है 1,4 अल्फा लिंकेज एंड 1,6 अल्फा लिंकेज होता है, ठीक है। ये एक डिफ्रेंसिएशन होता है इसका। सो आगे देख लेते हैं, देखिए सो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखिए, एक मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड एंड 4.5 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड इज ट्रीटेड विथ कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है। द इन्वॉल्व गैसियस मिक्सचर इज पास थ्रू KOH pellets, weight in gram of the remain product
एट एसटीपी विल बी। ठीक है, सो आपको क्वेश्चन में दे क्या रखा है कि आपको एक फॉर्मिक एसिड है, तो फॉर्मिक एसिड CHCOOH, एक मिनट यहाँ पे मैं इसको रफ कर देता हूँ, CHCOOH, ये आपका फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, और एक दे रखा है आपको ऑक्जेलिक एसिड COOH COOH, ये ऑक्जेलिक एसिड है। अब ये तो जो है आपके पास 2.3 ग्राम है फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड की बात करो तो 4.5 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड है मेरे पास। ठीक है, और इसको ट्रीट किसके साथ करा रखिए, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, दोनों को, इसको भी किसके साथ करा रखिए, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। तो देखिए आप करा दो, अगर इसको कंसंट्रेट H2 के साथ मैं कराऊंगा तो क्या बनेगी, यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए कि कंसंट्रेट H2 होती है ना, वाटर के मॉलिक्यूल को निकालती है, तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल कितना निकल जाएगा, ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल चुका है, तो CO प्लस H2O। ठीक है, आगे इसमें बात कर लूँ मैं, यहाँ पे ये भी वाटर का मॉलिक्यूल निकालने के जितने पॉसिबल होंगे, यानी कि एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे भी निकल सकता है, एंड CO2 प्लस CO। ठीक, अब आगे मैं बात करूँ यहाँ पे देखो, तो CO जो होती है गैस होती है, गैसियस फॉर्म, और ये हो जाएगा आपका लिक्विड वाटर क्योंकि नॉर्मल एसटीपी पे है, और CO2 गैसियस फॉर्म में होती है, और CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो भी गैसियस फॉर्म में होती है। अब आपको दे रखा है कि ये 2.3 ग्राम जो है, इसके मोल निकालो आप, मोल कितने निकल कितना आएगा, क्या आप मोल निकाल लो, मोल क्या निकलेगा, देखो वेट बाई मोलर मास, मोलर मास कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2, तो इसका 2 प्लस कार्बन जो है, कार्बन का कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, 16 इंटू 2 कितना हो गया 32। ठीक है, सो ये कितना आ गया करीबन 4 2 2 2 6 6 एंड 4 46, तो ये आ गया आपका 46, तो ये कैंसिल आउट कितने में हो जाएगा 1/4, तो आपका मोल निकल के कितना आ रहा है, एक मिनट, 1/4 1/2 एंड 1/20.5 0.05, तो ये आपका मोल आ रहा है 0.05 मोल। ठीक है, और तो एक मोल से एक मोल बन रहा है, तो जाहिर सी बात है 0.5 मोल से ये भी 0.5 मोल बनेगा, और ये भी 0.05 मोल बनेगा। ठीक है, सो आगे इसी तरह मैं इसकी बात कर लूँ तो कितना हो गया 4.5 ग्राम डिवाइडेड बाई इसका मॉलिक्यूलर मास, तो कितना हो जाएगा, कार्बन कितना है देखिए 12 प्लस 12 यानी कि 24, प्लस ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4 इंटू आप करोगे 16 प्लस हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2, तो इसको आप कैलकुलेट करो एक बार, तो ये कितना आ गया 1625 48 64 64, तो ये आ गया आपका, और प्लस 2 तो ये कितना हो गया 45 50 30 39, मतलब 90 हो गया, तो 4.5 डिवाइडेड बाई 90, तो ये कितना आ गया 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 0.5, सो ये निकल के आ जाएगा 0.5, तो 0.5 मोल तो इसके आ रहे हैं ऑक्जेलिक एसिड के। ठीक है, तो एक मोल से एक मोल CO2 बना रहा है, तो 0.5 मोल से 0.5 मोल भी ये बनाएगा। ठीक है, और 0.5 मोल ये आपके पास CO बनेगा, और H2 भी जो बनेगा 0.5 मोल बन जाएगा। ठीक है, सो अब देख लीजिए आप, अब इसको क्या करा है, जो प्रोडक्ट जो है उनको क्या करा है कि यहाँ से KOH के थ्रू पास करा है, तो क्या होगा यहाँ पे जितनी भी देखो लिक्विड तो है ही नहीं, अपन को गैसियस फॉर्म को निकालना है, तो गैसियस में एक तो आगे CO और एक ये दोनों आएंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH क्या करता है कि ये एब्जॉर्ब कर लेता है CO2 को, एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेगा, और अगर ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो आपके पास जाएगा कौन सा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कितना है
यहां से कितना निकल रहा है 0.5 और इस रिएक्शन से कितना निकल रहा है प्लस 0.05, तो कितना मोल आ गया 0.55 मोल। ठीक है, तो ये तो आ गया आपके पास मोल। ठीक है, तो आपको अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है मोल इज इक्वल टू क्या होगा, मोल इज इक्वल टू होता है वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास CO का कितना होता है 12 प्लस 16, ये कितना हो गया 28, तो 28 0.05, तो आपका ये वेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करना, आपका आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, ओके, ये आ गया STP पे कितना वेट है। ठीक है, रिमेन प्रोडक्ट का। सो एक बार इसको लास्ट में समराइज कर देता हूँ। देखिए बोला क्या था कि आपके पास एक तो ऑक्सैलिक एसिड था, एक फॉर्मिक एसिड था, दोनों थे, इनको कंसंट्रेट H2S के साथ रिएक्शन कराइए, उसके बाद में जो प्रोडक्ट बने उस प्रोडक्ट का जो गैसियस मिक्सचर है उसको KOH से पास आउट कराए, और KOH के साथ पास आउट करने के बाद में यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बचा है, मतलब जो आया है CO2 को तो ऑब्जर्व कर ली, एंड CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, उन दोनों के मोल यहाँ पे ऐड कर लिए। दोनों के मोल ऐड करने के बाद में उनका वेट निकाल लिया। सो ये वेट जो आएगा उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप। सो आपका क्वेश्चन नंबर ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर, यानी कि एसिडिक की बात कर रहा है, एसिडिक की। और देखिए ऑप्शन देखिए जरा आप, तो ये आपको एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल में आप टॉप से बॉटम जाते हो, प्रोडक्ट टेबल के अंदर टॉप से बॉटम की तरफ आप जाते हो, तो आपको क्या देखने को मिलता है, इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा देखने को मिल रहा है, बेसिक। ठीक है, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, जो टॉप पे होगा उसका ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। ठीक, तो सबसे मोस्ट एसिडिक कौन सी होगी, जो टॉप पे होगी। टॉप पे कौन कौन से आती है, देखो सीक्वेंस, बेरियम, मैग्नीशियम, उसके बाद में कैल्शियम, एंड बाद में आगे चलती रहती है। तो सबसे टॉप पे कौन है, बेरिलियम, तो बेरिलियम का ऑक्साइड मोस्ट एसिडिक होगा, BeO। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। ये क्वेश्चन तो कुछ सिंपल एकदम, देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, जैसे अपन लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं, लेफ्ट टू राइट अगर मूव करेंगे तो उस कार्बन की हाइब्रिडेशन यहाँ पे दे रखी है। ठीक, तो देखो सबसे पहले sp2 किसकी होती है, जिसपे एक पाई बॉन्ड होगा। सो देख लो आप sp2 किसकी होगी, आपको पता है कि मैं करेक्ट ऑप्शन पे जाता हूँ डायरेक्ट, तो वहां पे बता दूंगा। sp2 ये रहा, देखिए यहाँ पे इस कार्बन की हाइब्रिडेशन होगी sp2, इसकी भी होगी sp2, इसकी होगी sp एंड इसकी होगी sp। ठीक है, अगर आपको ये हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करना कुछ भी नहीं है, देखो अगर एक पाई बॉन्ड मिल रहा है तो क्या होगा आपके पास, कार्बन के पास sp2। ठीक है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे मिल रहा है, ये sp2, और यहाँ पे दो पाई बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, दो पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, है ना, तो दो पाई बॉन्ड देखने को तब भी मिले जब sp पे हाइब्रिडेशन होता है। ठीक है, सो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं अपन। सो ये क्वेश्चन और भी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज एक्सपेक्ट टू बी मोस्ट स्टेबल, यानी कि आपका जो कार्बोकेटायन है यहाँ पे, ये एक मोस्ट स्टेबल कौन से स्ट्रक्चर के अंदर होगा। सो पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल वहां पे होगा जहां के अंदर माइनस वाले जो इफेक्ट है वो नहीं होने चाहिए, यानी माइनस आई इफेक्ट नहीं होना चाहिए उसके पास में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कॉमन चीज क्या है, यहाँ पे NO2 ग्रुप सब में है, एक बेंजीन टाइप की है और एक प्लस चार्ज। सो देखिए यहाँ पे, यानी कि जो NO2 जो होता है वो कौन सा आता है, माइनस आई इफेक्ट होता है उसका, माइनस आई इफेक्ट का होता है, और माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो कार्बोकेटायन के लिए अच्छा नहीं होता है, यानी कि इसका जितना दूर रहे उतना अच्छा है स्टेबिलिटी के लिए।
सो सबसे पहले देखो यहाँ पे इसके जस्ट डायरेक्टली अटैच है कार्बोकेटाइन आयंस, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इससे नहीं होगा। तो इसमें अगर इनकी बात करो तो ये भी डायरेक्टली अटैच है NO2, तो ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे भी ये स्टेबल नहीं हो पाएगा। और बात करूँ इन दोनों में, इसमें दोनों में दूर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर जितना कार्बोकेटाइन से जितना अगर दूर होगा माइनस आई इफेक्ट, उतना ही मोस्ट स्टेबल होगा, सबसे पहली बात। सो देखिए यहाँ पे देखो 1 नंबर 2 3 एंड 4 पोजीशन पे आ रहा है। इधर चेक करें तो 1 नंबर एंड 2 नंबर पे आ रहा है। डिस्टेंस सबसे ज्यादा किसमें, इसके अंदर है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर, ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू माइनस आई इफेक्ट द सब्स्टिट्यूशन। देखो इसका एक ऑर्डर होता है, ऑर्डर आप याद कर लो, मैंने एक वीडियो बना रखी है, ठीक है। और इसमें देखो ऑर्डर जो ये सीक्वेंस जो लिखा रखा था मैंने आपको, वो सबसे ज्यादा होता है इनमें। वैसे सबसे ज्यादा तो मैं आपको सीक्वेंस अगर ऑर्डर लिखाना चाहूँ तो देखिए NH, एक मिनट, NH नहीं आएगा, NR3 प्लस, ठीक है, इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। फिर देन उसके बाद में NH3 प्लस इसका ज़्यादा होगा, उसके बाद में NO2 का होता है, ठीक है। और देन उसके बाद में CX3, यहाँ पे हेलोजन, X की वैल्यू हेलोजन हो सकती है। उसके बाद में मैं CN साइनाइड का, ठीक है। और उसके बाद में जो होगा वो होगा SO3H सल्फोनिक वाला का। और उसके बाद जो होगा कीटोन का, ठीक है, सॉरी एल्डिहाइड का। फिर देन उसके बाद में कीटोन का, एंड देन ऐसे चलता रहेगा। और कीटोन का हो गया, उसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिर एस्टर का, ऐसे चलता रहेगा। और देन उसके बाद में आएगा C+O&Cl एसिड हैलाइड इसका। उसके बाद में फ्लोरीन का, देन क्लोरीन का, देन ब्रोमीन का, देन आयोडीन का, तो चलता रहता है। उसके बाद में जो आता है OH का, एल्कोहल का, फिर उसके बाद में OCH3, ठीक है। और देन उसके बाद में जो आएगा आपके पास NH2। सो देखिए माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर मैंने आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। सो फ्लोरीन जो है यहाँ पे टॉप पे आ रहा है इनमें से, तो फ्लोरीन का, उसके बाद में कौन सा आ रहा है यहाँ पे, एल्कोहल का, तो एल्कोहल है नहीं, ईथर का आ रहा है OR, उसको बोले OR ईथर वाले का, तो ईथर का हो गया। उसके बाद में आ रहा है NH2 का, तो ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए सो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए कंसिडर एलिंगम डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी यूज टू रिड्यूस एल्यूमिना। यानी आपको ये बोल रहे कि एलिंगम डायग्राम के अंदर एल्यूमिना को कौन रिड्यूस कर सकता है, कौन सी मेटल उसको रिड्यूस कर सकती है। तो मैंने आपको बताया था कि एलिंगम जो डायग्राम जो होता है उसके अंदर जो नीचे वाली जो एटम जो मेटल जो होगी वो टॉप वाली मेटल का रिड्यूस कर देगी, मतलब नीचे वाली ऊपर वाली का रिडक्शन कर देगी। तो देखिए कि सबसे पहले यहाँ पे आ रहा था एल्युमिनियम, इससे नीचे और था एक मैग्नीशियम Mg, उसके बाद में और अदर मेटल का ग्राफ ड्रॉ हो रहा था, ठीक है। तो मतलब नीचे वाली मेटल उसके ऊपर वाली मेटल का रिडक्शन कर देगी। तो यहाँ पे कौन एल्युमिनियम का कौन कर सकती है, मैग्नीशियम ओनली। सो ये जो डायग्राम में देखना एनसीईआरटी का क्लियरिटी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इन द रिएक्शंस द इलेक्ट्रोफिलिक इन्वॉल्विंग इज, ठीक है। तो आपको फिनॉल दे रखा है, फिनॉल की आपको इसके साथ क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करा रखी है NaOH की प्रेजेंस में, और आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये रिएक्शंस कौन सी है, राइबोटिमॉन रिएक्शंस, ठीक है। इसमें सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन रहा है। तो मैं बात करूं यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइलिक कौन बनता है, एक इंटरमीडिएट बनता है इलेक्ट्रोफाइल, वो कौन सा होता है। देखिए यहाँ CH3 बॉन्ड Cl3 एंड बॉन्ड NaOH इसके साथ रिएक्शन करता है। आपको पता है ये क्या है,
बेस, और बेस को क्या चाहिए, यहाँ से H प्लस ले लेगा, ठीक है, और यहाँ पे निकालो OH माइनस, तो क्या वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा आपका, और क्या बन जाएगा C, यहाँ से एक H प्लस निकलेगा यहाँ से, चलो मैं इसको खोल के बनाता हूँ थोड़ा, ये हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ से निकलेगा H प्लस फॉर्म में, ठीक है, इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो आगे क्या बन जाएगा CCl3 माइनस। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक Cl मॉलिक्यूल निकल जाता है क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप होता है, और Cl2 CCl2 में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं अपन डाइक्लोरोकार्बिन, ये एक इंटरमीडिएट बनता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक इन्वॉल्विंग कौन सा होगा, डाइक्लोरोकार्बिन, जो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। सो ये क्या बोल रहा है, देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इवन अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, इट इज ड्यू टू देयर। यानी कि आपको ये बोल रहा है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है पहली बार, ठीक है, और एल्डिहाइड, कीटोन और इवन अल्कोहल का इनका कंपेरेबल मॉलिक्यूल मास होते हुए भी इनका लो होता है, क्यों? सो देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है RC⋯O एंड OH, इनके अंदर क्या आता है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखो कैसे, यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड का एक ग्रुप एंड O एंड H, ठीक है, और इधर से एक ग्रुप और ले लो जिसमें OH एंड C⋯O एंड R। तो इसके बाद जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, इसको बोलते हैं अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण यहाँ पे इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई हो जाते हैं। सो देखिए यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके मिलने के कारण यहाँ पे इसके बॉइलिंग पॉइंट जो होगा हायर होंगे। सो देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंपाउंड ए जो है आपके पास वो है आपके पास C8H10O, ठीक है, इज फाउंड टू रिएक्ट विथ NaOI, ठीक है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टिंग Y विथ NaOH, ठीक है, एंड yield yellow precipitate with character as small and A and Y are respectively। यानी आपके पास क्या कर रखा है, यहाँ पे एक कंपाउंड है उसमें C8H10O, ठीक है, उसके अंदर उसको क्या कर रखा है, यहाँ पे NaOI की यहाँ पे रिएक्शन कर रखी है, NaOI के साथ इसके साथ रिएक्शन कर रखी है। और ये जो NaOI जो बनी है ये कैसे बनी है, एक रिएक्टेंट Y के साथ रिएक्शन कराई थी NaOH की, तो जिससे ये बनी है NaOI, बात ध्यान रखना, ठीक है। और सेकेंड बात यहाँ पे ये बोल रहा है, तो यहाँ पे पहली बात ये देखिए यहाँ से ये कैसे बना होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर I2 होगा ना, Y की जो वैल्यू I2 होगी तभी ये बना होगा, क्योंकि यहाँ पे आयोडीन है, ठीक है। तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शंस को फॉलो कर रही है, देखो हेलोफॉर्म। अब यहाँ पे क्या होगा, और आगे देखो ये एक येलो प्रिसिपिटेट देती है और एक कैरेक्टर स्मेल होती है इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए एल्कोहल, अब ऑक्सीजन है तो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, एक तो बेंजीन रिंग हो सकती है जिसमें C6H5 हो गया, ठीक है, और इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो कितने, अब ऑक्सीजन वो कार्बन कितने बचे हैं, 2, तो आप दोनों कार्बन लगा दो CH3, ठीक है, और एक हाइड्रोजन एंड एक OH ये बचा होगा। सो आप इसको आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो मॉलिक्यूल फॉर्मूला हो जाएगा C8H10O,
ओके, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब आपको क्या बोला गया है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं अपन, NaOI के साथ, ठीक है। इसको कराने के बाद में ये येलो प्रिसिपिटेट देती है, मतलब ये आइडोफॉर्म रिएक्शन है। आइडोफॉर्म रिएक्शन बोल दो या हेलोफॉर्म रिएक्शन बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक तो बनता है एसिड, एसिड का साल्ट COOH, एक मिनट, ये क्या हो जाएगा COO माइनस और Na प्लस, तो साल्ट ऑफ एसिड बनता है। और एक बनता है आपके पास हेलोफॉर्म, तो आयोडीन है तो आइडोफॉर्म बन जाएगी, एक ये वाला प्रोडक्ट बनता है। तो देखो बात ऐसी आती है कि ये वाला आइडेंटिफाई ये वाला कैसे करा, ये वाला प्रोडक्ट कैसे आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हेलोफॉर्म रिएक्शन वही एल्कोहल देगा जिसमें ये वाला ग्रुप होगा, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड OH एंड H, ये वाला होगा, यानी कि इसका एक तरफ CH3 ग्रुप होना चाहिए, मिथाइल वाला ग्रुप, और वो इसी में पॉसिबल है। सो ये हो गया आपका कौन सा, ए कंपाउंड, ए जो है ये हो गया, और Y जो है वो क्या होगा, आयोडीन। तो चेक कर लो A एंड I, तो ये ऑप्शन नंबर ये रहे, तो इसमें ये तो हो गया A और ये हो गया Y, तो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। देखिए ये क्वेश्चन जो था यार हेलोफॉर्म से रिलेटेड था, अगर समझ में नहीं आया होगा तो मुझे बोल देना ताकि मैं एक वीडियो बना दूं उसके ऊपर, हेलोफॉर्म के ऊपर, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग आयन एक्साइबिट DD ट्रांजिशन एंड पैरामैग्नेटिक एज वेल एज, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे पैरामैग्नेटिक बोला है, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और DD ट्रांजिशन होना चाहिए, तभी होगा जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए यहाँ पे Mn जो है, Mn की ऑक्सीडेशन +7 में, यानी जितने इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल का निकाल चुका है तो लूज कर चुका, ठीक है। और Mn की जो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन आएगी वो आएगी +6, ठीक है। और तो यहाँ पे मतलब एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। देखो कैसे पता चला मेरे को, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो Mn का, कितना होता है, वो होता है 3d5 एंड 4s2, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, 6, तो 6 निकाल दोगे आप 3d1 बचेगा, तो यानी कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा होगा। आगे यहाँ पे देख लो C2O7-2 के अंदर जो Cr है उसकी ऑक्सीडेशन है +6, ठीक है, और यहाँ पे भी जो है CrO4-2 के अंदर भी आएगी +6। तो देखो क्रोमियम जो है Cr, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा 3d5 4s1, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है एक्सटर्नल ऑर्बिटल में और 6 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं यहाँ से, तो अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे नहीं है, इसमें भी और इसमें भी नहीं है, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो एक पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। आगे चलते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कंपाउंड NiCO⁴R। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैग्नेटिक बिहेवियर सब कुछ निकाल लेते हैं। यहाँ पे है क्या, NiCO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 4 तो देखो निकिल जो होता है, निकिल कितने पे आता है, 80, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 28, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3d8 एंड 4s2, ठीक है। अब यहाँ पे बात करूँ, देखो यहाँ पे जो निकिल है वो ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही है इसका यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर 3d8, तो d ऑर्बिटल बना लेता हूँ मैं यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, और एक 4s, तो ये तो हो गया आपका 3d, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। और आगे हो गया, ये हो गया 3d और ये हो गया 4s। आगे बात करूँ 4p के बारे में,
तो उसमें भी 3 ऑर्बिटल होंगे। तो देखिए यहाँ पे जो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब ये पेयरिंग करा देगा, तो इसका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3D वाला जो हो जाएगा 1 2 3 एंड 4 ऑर्बिटल, इसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए शिफ्ट 8 एंड दोनों जो 4s के इलेक्ट्रॉन है वो भी इसमें शिफ्ट हो जाएंगे, तो 4s वैकेंट बचेगा एंड 4p, 4s एंड 4p। इसमें क्या आएगा, एक कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे आएगा, इसमें आपके पास 4 कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, तो चारों के चारों आ जाएंगे, तो मतलब हाइब्रिडेशन क्या आएगी, sp3 हाइब्रिडेशन आएगी। इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री जो आएगी वो कौन सी आएगी, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, नहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक डाईमैग्नेटिक होगा। तो देखिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, डाईमैग्नेटिक है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। देखो तो देखिए क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, आयरन कार्बोनाइल मतलब FeCO5 इज। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो सकता है, बाइन्यूक्लियर, डाइन्यूक्लियर एंड ट्राइन्यूक्लियर एंड मोनोन्यूक्लियर एंड टेट्रान्यूक्लियर, क्या हो सकता है इनमें से। देखिए FeCO5 जो है इसमें क्या होगा, अगर 18 इलेक्ट्रॉन रूल को अगर फॉलो कर गया तो वो मोनोन्यूक्लियर ही होगा, उसको जरूरत नहीं है रूल्स को अगर फॉलो कर गया तो। ठीक है, इसके अंदर यानी कि Fe के अंदर जितने भी इसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं बाहर वाले साइड में टोटल 18 होने चाहिए, तो इसको पेयर्ड अप होने की जरूरत नहीं है। तो देखो आयरन जो होता है Fe, उसका एटॉमिक नंबर होता है 26। ठीक है, और 26 से इसके एक्सटर्नल ऑर्बिटल में कितने होते हैं, इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, जैसे 3d6 4s2। तो इसके जो बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 8 तो इलेक्ट्रॉन ये हैं। ठीक है, और एक एक यहाँ पे लिगेंड क्या है कि एक लॉन पे डोनेट करता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो कितने हैं टोटल 5, तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन इतने आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन ये प्लस 8 इलेक्ट्रॉन ये, तो टोटल कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे अब इसको पेयर्ड अप होने की जरूरत नहीं है, तो मतलब मोनोन्यूक्लियर ही होगा। यानी कि Fe अगर 2 होता है तो डाइन्यूक्लियर बोलते हैं उसको, और ट्राई हो जाता है ट्राइन्यूक्लियर, एंड टेट्रा हो जाए तो 4 हो जाए तो टेट्रा न्यूक्लियर हो जाता है वो। ठीक है, बट यहाँ पे पेयर अप होने की जरूरत ही नहीं है इसको, क्योंकि ये 18 इलेक्ट्रॉन उनको फॉलो करेगा। ठीक है, इसलिए मोनो न्यूक्लियर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे प्रोसीड करता हूँ। देखिए सो देखिए क्वेश्चन नंबर ये क्या बोल रहा है, मैच द मेटल आयन इज कॉलम A विद द स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द आयन गिव द कॉलम सेकेंड। करेक्ट कोड अपन को बताना है। सो देखिए यहाँ पे आपको एक कॉलम जो है फर्स्ट उसमें मेटल दे रखी है, मेटल्स आयन, और कॉलम जो सेकंड है उसमें आपको दे रखा है मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, अब मैं बात करूं यहाँ पे ए की, तो ए का निकाल लेते हैं CO+3, मतलब जो कार्बन ये कोबाल्ट है, यहाँ पे कोबाल्ट को आपको पता है कितने नंबर पे आता है, मतलब एटॉमिक नंबर कितना होता है 27। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3d7 4s2। ठीक है, और ये तो हो गया ग्राउंड स्टेट की बात। अगर मैं बात करूं +3 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है तो क्या जाएगा 3d6 4s0। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कीजिए आप 3d6 के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अंदर 1 मिनट 1 2 3 4 एंड 5, तो इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4।
तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने 4 आ गया। अब मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर रूट n ब्रैकेट n प्लस 2। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 को पुट करो 4 रूट 4 प्लस 2, तो ये कितना निकल के आ गया 6 इंटू 4 तो 24, ठीक है। तो इसका रूट 24 आ गया बोर मैग्नेटॉन, ठीक है, जो मैग्नेटिक इसकी यूनिट होती है। एक मिनट कुछ ज़्यादा आगे हाँ। उसके बाद में देखो एक नेक्स्ट का एक और निकालो, तो एक ए का जो मैच हो जाएगा वो हो जाएगा 4। और इसके आगे की बात करूं मैं, देखो क्रोमियम Cr+3, Cr+3 के अंदर मैं देखूं, इसके अंदर Cr+3 मतलब क्रोमियम कितने पे आता है 24 के अंदर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d5 4s1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है ग्राउंड स्टेट के अंदर। बट यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो चुके हैं, तो कितना है 3d3 एंड 4s0, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे 3d कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 एंड 4, तो 1 2 3, तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास। अगर 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, n की वैल्यू कितने आ गई यहाँ पे 3 प्लस 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये, तो ये हो गया आपका 5 इंटू 3 15, तो रूट 15। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी में मैच कौन सा हो जाएगा रूट 15 बोर मैग्नेटॉन। सो करेक्ट ऑप्शन देख लो आप, यहीं से हो जाएगा, एक एक करके देखने से क्या मतलब है, मैच कर जाएगा कहीं ना कहीं ए में, यानी कि ए के अंदर तो है आपका 4th ऑप्शन, ये रहे 4th ऑप्शन, और बी के अंदर है 5th ऑप्शन, तो इसमें 5th है नहीं है, 5th ये रहा, तो करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा आपका। आप चेक कर लेना आगे, इनका भी निकल के आ ही जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं आगे, देखिए क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अनस्टेबल टू फॉर MF6-3 आयंस के अंदर। तो देखिए यहाँ पे एक M एक मेटल है, जिनमें से कोई भी हो सकती है, ये 1 वाली बोरोन हो सकती है, एल्युमिनियम हो सकती है, इंडियम हो सकती है एंड गैलियम हो सकती है, ठीक है। मतलब कौन सी है जिस अनेबल है यहाँ पे, ठीक है, मतलब आ नहीं सकती यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे बोरोन नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता बोरोन, यही चेक कर लो। क्यों, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। देखो बोरोन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 5, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा उसका 1s2 2s2 एंड 2p1। अब यहाँ पे होता क्या है कि 2d नाम का कोई ऑर्बिटल्स तो है नहीं। क्यों, क्योंकि इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स रखना है यहाँ पे, मतलब कितने फ्लोरीन को ऐड करना है 6 फ्लोरीन को। तो 6 फ्लोरीन को अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसके पास अनपेड वो भी तो होने चाहिए ना, ऑर्बिटल्स भी तो होने चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसका मतलब 3d नाम का कोई ऑर्बिटल नहीं है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकते, तो ये तो अनेबल हो जाएगा। बाकी ये यहाँ पे एबल क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ठीक है, डी ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंस होगा, इस वजह से इनको यहाँ पे ये एबल है, और ये जो बोरॉन जो है वो अनेबल आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे, क्लोरीन। तो देखिए Cl जो है क्लोरीन कितने फ्लोरीन के साथ ऐड है, वो 3 फ्लोरीन के साथ ऐड है, ठीक है।
और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक, ये क्लोरीन का कितने नंबर पे आता है, पहली बात 17 नंबर पे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन छोड़ो आप, इसको आप वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्बिटल में होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन मेंशन कर रहा हूँ। देखो क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एंड अब कितने बचे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन मेंशन कर दिया। और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये फ्लोरीन का है इनके पास, ठीक है। तो कितने लॉन पेयर हुए यहाँ पे, सेंट्रल मैट्रिक्स के पास 2 लॉन पेयर, 1 एंड 2। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2, ठीक है। तो 2 इज करेक्ट। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए ये क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एन कंपाउंड इन इट्स डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज, यानी कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन के जितने भी कंपाउंड दे रखे हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का एक डिक्रीजिंग ऑर्डर निकालना है अपन को, ठीक है। तो देखिए नाइट्रोजन जो है यहाँ पे, तो नाइट्रोजन एक एक में निकाल लो आप, ठीक। तो सबसे पहले इसी में निकालते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एक तो है आपके पास HNO3, एक है NH4Cl, एक है यहाँ पे पास NO, और एक के पास है आपके पास N2। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे +5 ऑक्सीजन स्टेट में, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने में आएगा, देखिए 4 इधर चल जाएगा, तो 4 - 1 +3, सॉरी ये -3 आएगा, -3 में नाइट्रोजन यहाँ पे, एंड NO पे आ जाएगा +2 नाइट्रोजन, जो +2 में मिलेगा, और N2 में 0 ऑक्सीडेशन पे मिलेगा। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब हाईएस्ट कितना किसमें है, HNO3 पे, HNO3 ऑप्शन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। आगे देखिए आप, NO में आना चाहिए, NO में ये आ रहा है, ठीक है, इनमें नहीं है, इसमें भी है। उसके बाद में जो आएगा N2, और देन उसके बाद में, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, इन विच केस इन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम, यानी कि ये जो 4 आपको दे रखे हैं वाटर के कंपाउंड, इनमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल वाटर में किसके हैं। सो क्वेश्चन नंबर, इसमें ऑप्शन फर्स्ट को चेक कर लेते हैं सबसे पहले। सो ऑप्शन फर्स्ट में क्या दे रखा है, 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर एट 1 atm एंड 273 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। मतलब STP पे अपन को क्या दे रखा है, लीटर वॉल्यूम, यानी कि STP पर वॉल्यूम, ठीक है, डिवाइडेड बाई 22.4। तो ये आपका फॉर्मूला होता था मोल्स निकालने का, ठीक है। अगर आपको STP वॉल्यूम दे रखा है तो STP वॉल्यूम कितना है, 0.00224 डिवाइडेड बाई 22.4। तो ये कितना निकल के आ गया, यहाँ पे चेक कीजिएगा आप, ये हो गया 10⁻⁻1, और इसमें डेसिमल को हटा देता हूँ तो कितना हो जाएगा 10⁻⁵, ठीक है। जैसे ऊपर जाएगी ये 10⁻⁻⁴, तो ये इसका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऑप्शन जो आ जाएगा 10⁻⁻⁴ मोल्स आ जाएंगे आपके पास, कितने आएंगे 10⁻⁴ मोल। क्या यही है, हाँ ठीक है, यही आएगा 10⁻⁴ मोल। अब ये मोल आ गया, मोल को क्या करोगे आप, Na से अगर उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब 10⁻⁴ इंटू Na मॉलिक्यूल्स आ गया। ये तो आ गया आपका फर्स्ट ऑप्शन के अंदर। तो लिख लेता हूँ यहाँ पे 10⁻⁴ फॉर Na मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन को चेक कर लीजिए, देखिए 10⁻³ मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल को आप क्या करो, Na से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मॉलिक्यूल आ गए, तो इसके अंदर ये इतने मॉलिक्यूल्स हैं। इसको चेक कर लीजिए ऑप्शन नंबर 3 को,
आपको ग्राम दे रखा है, 0.18 ग्राम को आप अगर इसको मोल में कन्वर्ट करोगे तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर होता है, मॉलिक्यूलर मास, वो हो जाएगा 18। तो ये निकल के 10⁻⁻² मोल, ठीक है। और इसके मोल को अगर मैं इसको Na से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना निकल के आ जाएगा, 10⁻⁻² इंटू Na। कितने मोल, कितने मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर, ठीक है। 0.18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर 10⁻² Na मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। आगे चेक करूँ मैं यहाँ पे कि 18 ml ऑफ वाटर, तो देखिए ml को अगर मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मुझे डेंसिटी पता होना चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी तो 1 ग्राम बाई ml, ठीक है। तो अगर आप इसको लेके चल रहे हो, मास आपको पता ही है, ठीक है, मास तो कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम पता ही है। तो मास इक्वल्स टू वॉल्यूम कितना आ गया ये, तो इतना कितना हो जाएगा 18 ग्राम, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट और अदर लिक्विड के केस में आप नहीं रख सकते, डेंसिटी पता होगी, ठीक है। वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। तो यानी कि 18 ग्राम डिवाइडेड बाई 18 मॉलिक्यूल मास, मतलब ये क्या आ गया आपका मोल, ठीक है। अब इस मोल आ गया आपका 1 मोल। अब इस मोल को आप क्या करोगे, Na से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सबसे ज़्यादा किस में आया, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आए ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए ये क्या है, एक मिनट थोड़ा ऊपर ही चल गया ये तो यार, इसको थोड़ा सेंटर में ले लेते हैं। हाँ, द करेक्ट डिफरेंट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस इज दैट, ठीक है। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शंस के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है, वो करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सो फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कैन बी कैटेलाइज एंड ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज ए नॉट कैटेलाइज। उसका मतलब क्या हुआ, कैटेलाइज तो दोनों के लिए सेम होती है, 1 ऑर्डर की रिएक्शन हो या सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये तो गलत हो गया। सेकेंड को चेक करो, द रेट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जो फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शंस है वो डिपेंड करती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर, सही बात है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। क्यों नहीं डिपेंड करती भाई जो रेट जो होती है, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है तो उसकी जो रेट, जो कंसंट्रेशन होगी, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी उसकी पावर के 1 के प्रोपोर्शनल होती है। सेकेंड ऑर्डर में क्या होगी, रेट, ये रेट है आपके यहाँ पे, तो रेट इज इक्वल्स टू सेकेंड ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो वो कितना हो जाएगी, रिएक्टेंट की पावर 2 के, ठीक है। मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो डिपेंड कर ही रही है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। आगे बात करूँ ऑप्शन नंबर 3 को चेक करते हैं। देखो, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस डज नॉट डिपेंड ऑन ए नॉट, मतलब इनिशियल जो कंसंट्रेशन है, मतलब कंसंट्रेशन उस पर डिपेंडेंट नहीं है, ओके, ठीक है, सही बात है। आगे देखिए, द हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस डज डिपेंड ऑन ए नॉट, यानी कि सेकेंड ऑर्डर की जो रिएक्शंस है वो डिपेंड कर रही है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस डिपेंड नहीं कर रही है। ये बात सही है। देखो कैसे होता है इसका, आपने देखा होगा कि जो हाफ लाइफ होती है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है, तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए जो हाफ लाइफ होती है वो होती है 0.69 इंटू डिवाइडेड बाई के। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन की टर्म्स है ही नहीं, तो इस पे डिपेंडेंसी नहीं करती हाफ लाइफ, ठीक है। और सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शंस में बताऊं तो डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन पे। अगर इसका जनरलाइज फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, टी हाफ जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1 बाई ए कंसंट्रेशन, इनसे कंसंट्रेशन n बाई 1 के,
यानी कि n क्या है यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, सेकंड ऑर्डर हो सकता है। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो n की वैल्यू 1 आएगी, सेकंड ऑर्डर है तो 2 आएगी। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए चेक कर लो आप, अभी पता चल जाएगा आपको। t हाफ जो होगा, अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखता हूँ, n की वैल्यू 1 होगी तो n माइनस 1 0, ठीक है। तो a नॉट 0 यानी कि इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या आएगी, 0, कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। तो ये तो होगी फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सेकंड ऑर्डर की बात करूँ तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो फॉर, एक मिनट इसको और नीचे ले लेते हैं, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, अगर फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए t हाफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1/a की पावर 2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/a। मतलब t हाफ डिपेंडेंसी करेगी और उसके भी डिस्प्रोपोर्शनल के साथ, ठीक है, 1/a के कंसंट्रेशन यानी डिपेंडेंस करेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। 4 को चेक करने की जरूरत नहीं है, जब 3 निकल गया तो। आगे देखते हैं, देखो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका अमोंग, देखो ये यहाँ पे गैलियम नहीं है, जी नहीं है, ये सी है, मतलब CaH2 है यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या है, BH2 एंड BaH2, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज, देखो आयनिक कैरेक्टर पूछा गया है, आपने पढ़ा होगा एक फजान्स रूल, ठीक है, फजान रूल। इस फजान रूल के अकॉर्डिंग क्या होता था, अपन कोवेलेंट कैरेक्टर देखते थे। फजान रूल के अकॉर्डिंग क्या होता था कि जो कैटायन जो है, कैटायन जो है अगर उसकी साइज जो है, कैटायन की साइज जितनी स्मॉल होगी, ठीक है, जितनी स्मॉल साइज होगी, इसका मतलब उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, अपन को चेक क्या करना है, आयनिक कैरेक्टर। तो आयनिक कैरेक्टर जैसे इसका अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर जो कैटायन की जो साइज है वो क्या होगी, लार्ज होगी, तो इसका मतलब लार्ज होती है तो क्या होता है, यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन्स है ये -H- मतलब नेगेटिव तो फिक्स है। अब मुझे कैटायन की बात करनी है, तो आप जानते हो कि टॉप से बॉटम जब भी आते हो पीरियोडिक टेबल के अंदर, Be एंड बेरिलियम, कैल्शियम, ठीक है, उसके नीचे आता है Ba, तो ठीक है। तो टॉप पे जो होता है, टॉप से बॉटम की तरफ जाते हो तो उसकी एटम की जो साइज है ना वो बढ़ती है, मतलब इंक्रीज होती है टॉप से बॉटम अगर आप जाते हो तो, ठीक है। तो साइज जो होगी यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज। और मुझे लार्ज साइज जितनी ज्यादा होगी मतलब आयनिक कैरेक्टर उसका ज्यादा होगा, तो यहाँ पे Ba की साइज सबसे ज्यादा होगी, मतलब BaH2 आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, फिर देन उसके बाद में CaH2 एंड उसके बाद में BeH2। ये हो गया आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर। सो ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कंपाउंड, ये कंपाउंड कौन सी आइसोमेरिज्म शो करता है। देखिए आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म तब शो करेगी जब आयंस होंगे, कोऑर्डिनेशन के बाद इसमें है नहीं तो ये तो शो करेगी नहीं। उसके बाद में लिंक्ड आइसोमेरिज्म, लिंक आइसोमेरिज्म तब शो करेगी जब आपका एम्फिडेंटेड लिगेंड्स हो, लाइक जैसे CN हो गया तो इसको NCS हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिगेंड्स है नहीं है तो ये भी शो नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या होगा, 2 स्फीयर होने चाहिए, बट यहाँ पे एक ही स्फीयर है, 2 स्फीयर नहीं है, उसका मतलब ये भी शो नहीं करेगा। उसके बाद में ऑप्शन कौन सा बचता है, फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसमें सिस और ट्रांस 2 फॉर्म पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। देखिए
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट इज, यानी कि आपको बताना है कि जो एटॉमिक जो रेडियस है उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, आपको पता है ग्रुप नंबर ठीक है, ग्रुप नंबर 13 के जो मेंबर होते हैं लाइक बोरोन, एल्युमिनियम, उसके बाद में आता है गैलियम, फिर आता है इंडियम एंड फिर आता है थैलियम। ठीक है, अब आगे देखिए यहां से, जैसे आप टॉप से बॉटम जाते हो पीरियोडिक टेबल के अंदर, टॉप से बॉटम जैसे आप मूव करते हो, ठीक है, जैसे आप टॉप से बॉटम मूव करते हो तो वहां पे जो रेडियस है, एटम्स की जो साइज है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था ऑर्डर ऐसे कुछ होना चाहिए था, मतलब थैलियम की जो साइज है सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, उसके बाद में इंडियम की, फिर उसके बाद में गैलियम की, फिर देन उसके बाद में एल्युमिनियम की, और उसके बाद में बोरोन की। बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखिए आपको पता है कि देखो ये बोरोन एल्युमिनियम एंड इसके बीच जो आता है वो एक डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन आ गया तो इसके कारण जो इसकी साइज जो है गैलियम की साइज कम हो जाती है, और इसके वजह से यहाँ पे ये वाले जो सीक्वेंस है वो एल्युमिनियम इधर आ जाता है और गैलियम पीछे चला जाता है। तो राइट जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गैलियम देन एल्युमिनियम, ठीक है, उसके बाद में इंडियम एंड देन थैलियम। तो ये ऑर्डर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज ए करेक्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आगे, ये क्वेश्चन काफी एडवांस सा क्वेश्चन दे दिया। देखिए है क्या है, चलिए उसको कर ही लेते हैं। कंसिडर द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन corresponding to different EMF values as shown in the diagram below। ठीक है, ये आपको दे रखा है, and the species undergo disproportion reactions। देखिए पहले आप इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो लिख लीजिए, जो मैं गिवन है क्वेश्चन में वो लिख लेता हूँ। आपके पास देखो BrO4 माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है, DrO3 के अंदर, O3 माइनस के अंदर, और इसका जो E0 है वो कितना है, वो है 1.82 वोल्ट। ठीक है, ये तो होगी फर्स्ट। और सेकंड में क्या आ रहा है, BrO3 माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है, HDRO में। ठीक है, और इसका जो इलेक्ट्रॉन जो EMF है वो कितना है, 1.5 वोल्ट। नेक्स्ट अगर मैं आप देखूं तो HBRO किस में कन्वर्ट हो रहा है, Br2 के अंदर। इसके अंदर जो EMF है वो कितना जनरेट है, 1.595 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है यानी Br2, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Br माइनस के अंदर। इसके जो E0 जो है वो कितना है, 1.0652 वोल्ट। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे अगर डिस्पोसिलेशन तब कौन सी स्पीशीज शो करेगी, वो कैसे चेक करेंगे अपन। अगर इनका एक सेट बनाना पड़ेगा, एक सेट 1 ये हो गया, एक सेट ये हो गया 2 एंड एक सेट ये हो गया। अगर इनका जो EMF सेल नेट अगर पॉजिटिव आ जाता है तो वो डिस्पोसिलेशन शो करेगा। सो कैसे चेक करेंगे, देखिए ये मान लो कि E0 1 था, ये 2 मान लो इसको, ये 3 एंड इसका ये 4। ठीक है, तो 1 के लिए देख लीजिए आप पहले, इस वाली के लिए, इस सेट के लिए। ठीक है, तो इस सेट के लिए क्या आ जाएगा, E0 सेल जो आएगा E2 माइनस E1। ठीक है, तो ऐसे आप चेक करोगे। नेक्स्ट सेट के लिए E3 माइनस E2 एंड देन नेक्स्ट करोगे आप E4
नॉट माइनस E3, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी जिसकी पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है वो डिस्पर्सन रिएक्शन शो करेगी। सो देखिए ये E2 में से अगर E1 जा रहा है तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है यहाँ पे, तो ठीक है। और E3 में से अगर E2 जा रहा है तो यहाँ पे वैल्यू कौन सी आ रही है, यहाँ पे E3 के अंदर से E2 आप निकालोगे तो आपके अंदर ये पॉजिटिव वैल्यू आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा में से आप कम घटा रहे हो, ठीक है। और E4 माइनस E3 निकालोगे तो भी आपको नेगेटिव वैल्यू देखने को मिलेगी। तो मतलब EMF पॉजिटिव कब है, इस सेल्स के अंदर है। और इन दोनों रिएक्शंस में क्या कॉमन है, देखो E3 ये वाली और E4 E2, इनमें दोनों में क्या कॉमन है वो देखिए HBr। तो HBr इधर भी है और HBr इधर भी है, मतलब ये डिस्पोजिशन रिएक्शन शो करेगी। इसमें HBr किधर है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे इसको, ठीक है। वैसे आएगा नहीं आपके नीट में दोबारा, ठीक है, जहाँ तक है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम दिए जाते हैं रेयर केस में। तो चलिए आगे देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हैलोजेंस, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑल बट फ्लोरीन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो फ्लोरीन कभी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कभी शो नहीं कर सकती। क्यों नहीं शो कर सकती, क्योंकि फ्लोरीन जो है ये मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जो आपका फ्लोरीन जो है ये मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है, इसकी मैक्सिमम होती है 4। इससे जो प्रोडक्टिव टेबल के अंदर फ्लोरीन की मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और जिसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो किसी से इलेक्ट्रॉन छीनता ही है, ठीक है, डोनेट नहीं करता। तो ऑलवेज की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को कहीं देखने को मिलेगी नहीं आपको, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है, तो आपका फर्स्ट ही राइट हो जाएगा। चलो आगे भी देख लो, ठीक है। क्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बात सही है, ठीक है। इसकी हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। आगे बात करूं ऑल द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बात भी ठीक है। और फोर्थ में बात करूं ऑल फॉर मोनो बेसिक ऑक्सीसिक, ये भी बात ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप नॉट ट्रू बता रहा है, ठीक है। नॉट ट्रू अपने पास फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर ये जो आपका क्या बोल रहा है, रिगार्डिंग क्रॉस लिंक्ड एंड नेटवर्क पॉलीमर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना डिट्टो एनसीईआरटी की लाइन से उठ के आ रहा है, ठीक है। आप देखना वहां जाके क्रॉस लिंक एंड नेटवर्क पॉलीमर्स में टॉपिक है, लिख रखा है, एक हेडलाइन टॉपिक है, वहां पे देखना। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर्स होते क्या हैं। सबसे पहले मान लो कि एक मोनोमर है ए, ये मोनोमर किसी दूसरे मोनोमर से अटैच होगा और ये मोनोमर किसी एक चेन बनाएगा, एक लीनियर पॉलीमर चेन। तो आगे ऐसा मान लो कि एक और पॉलीमर ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, लीनियर पॉलीमर, वो कहेगी क्रॉस लिंक के द्वारा अटैच है इनसे, ठीक है। तो ऐसे ही एक और चेन ले लेता हूँ यहाँ पे आप, जिसके मोनोमर एक दूसरे से अटैच है, ठीक है। तो देखिए इसको बोलते हैं क्रॉस लिंक एंड नेटवर्क पॉलीमर। इसमें क्या होता है, देखो एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से अटैच रहता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर इनके जो मोनोमर्स होते हैं वो या तो होते हैं, एक तो बाई होते हैं, या ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स होते हैं। या तो कौन कौन से होंगे यहाँ पे, बाई जिससे एक चैन बनेगी, बाई फंक्शनल एंड, और एक हो गया ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स हो गया, फंक्शनल मोनोमर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मोनो ट्राई होना चाहिए, बाई और ट्राई होना चाहिए फंक्शनल मोनोमर्स। एंड सेकंड में बात करूँ तो इनके जो क्रॉस लिंक जो हो रहा है, ये जो बॉन्ड होता है इसको बोलते हैं अपन कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे कौन सी बॉन्ड होती है, कोवेलेंट बॉन्ड। और ये भी कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होता है यहाँ पे,
ठीक है, फर्स्ट बात ये आपको कहाँ पे मिलता है, एक लीनियर पॉलीमर चेन के अंदर ही देखने को मिलता है। आपको देखने को दोनों एक लीनियर पॉलीमर चेन एरी, एक एरी, इन दोनों के बीच जो मिलेगा आपको ये वाला बॉन्ड वो होगा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब देखो, और इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे बेकेलाइट हो गया, मेलामाइट हो जाएगा। सो देखिए ऑप्शन चेक कर लो आप यहाँ से पहले। ऑप्शन फर्स्ट क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन, जो कि सही करेक्ट है। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन क्या है, दे कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग इन देयर मोनोमर्स, यानी कि आपको स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है इन देयर मोनोमर्स। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग, मैंने बताया स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड तो होता है, बट ये मोनोमर्स के बीच में नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए, दे आर फॉर्म्ड बाई एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स, जैसा कि अभी मैंने बताया। उसके बाद में दे कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर चेन्स, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैंने आपको बताया कोवेलेंट बॉन्ड तो होता है, बट वो किस किस के बीच में होता है, वेरियस, देखो वेरियस लीनियर पॉलीमर चेन्स के बीच में मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, बाकी स्टेटमेंट सही है। हाँ, तो दोस्तों आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। और मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।